नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों के खिलाड़ी, आपका पसंदीदा, और हमारी कोशिश होती है कि आपका हम उसे पसंदीदा बनाएं। आज के विषय पर चर्चा शुरू हो इससे पहले मेहमानों से आपका पहले परिचय कराते हैं और उसके बाद बताते हैं कि दरअसल आज का विषय क्या है। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं। आप उनके कमेंट्स को बहुत पसंद करते हैं, बताते भी हैं हमें कमेंट्स के जरिए, बहुत शुक्रिया। आपके साथ आपके सामने पूर्णिमा जी हैं, जो कि अपनी बात पुख्ता तरीके से रखते हुए अवधेश जी की बातों का जवाब भी देती हैं और दोनों ही चुटकीले अंदाज में आप उन दोनों की बहस को भी बहुत पसंद करते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, परिवार के सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार और सलाहकार संपादक अमर उजाला, हमारे साथ हैं। हमारे साथ समीर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आंकड़ों के जरिए हर बात सटीक तरीके से आपके सामने रखते हैं। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णी जी भी जुड़ेंगे। विषय की बात आपको बताएं। विषय एक ऐसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की महिला से जुड़ा हुआ है जो कि गेम चेंजर, जो कि किंग मेकर, जो कि डार्क हॉर्स, बहुत सारे नामों से जानी जाती रही हैं हमेशा से। एक बार फिर उनके कदम ने चर्चा इस विषय की बढ़ा दी है कि आखिर क्या प्लान हो रहा है। समझ गए होंगे आप, हम बात कर रहे हैं मायावती की। काशीराम के विरासत संभालती हुई मायावती पिछले साल अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी सारी जिम्मेदारी देती हैं, पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाती हैं और उत्तराधिकारी भी तय करती हैं। लेकिन उसके बाद इस बार क्या होता है कि साल भी नहीं पूरा होता और वो सारे पदों से अपने भतीजे को हटा देती है। क्या है इसके पीछे की कहानी? राजनीतिक स्टैंड है या फिर कुछ और? ये सब समझेंगे हमारे मेहमानों से। सबसे पहले समीर जी से चर्चा की शुरुआत करके। समीर जी, मायावती एक ऐसा कह लीजिए कि शख्सियत है, नाम है, जो कि सियासत में हमेशा एक शब्द होता है अंग्रेजी का, डार्क हॉर्स, उससे उनका हमेशा से परिचय रहा है या वो जानी जाती हैं। आप आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटाना, उत्तराधिकारी से हटाना, इससे क्या वजह देखते हैं, कैसे मानते हैं? क्या आकाश का कद या उनकी बदजुबानी? देखिए, अगर आकाश आनंद की बात करेंगे तो मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। जैसे 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद सहारनपुर दंगों बड़ी क्षेत्र में जब मायावती गई थी, तो उस समय आकाश आनंद पहली बार मायावती के साथ उस दौरे के अंदर गए थे। तब ये लगना लगा था कि आकाश आनंद को मायावती भविष्य के रूप में तैयार कर रही है। उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था प्रचार अभियान करने से। उस समय मायावती की आगरा की रैली प्रस्तावित थी, तो मायावती ने घोषणा की थी कि मेरी जो रैली है वो निरस्त नहीं होगी, आकाश आनंद वहाँ पर उस रैली को संबोधित करेंगे और मायावती की बात को आकाश आनंद बहुजन समाज के पास तक पहुंचाएंगे। उस समय ये लगना लगा था कि मायावती आकाश आनंद को अपने भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में देख रही है और उन्हें उस तरीके से तैयार पार्टी के अंदर कर रही है। आकाश आनंद ने भी मायावती को ट्विटर पर लेकर आए, वही थे जिन्होंने कहा था मायावती से कि आप ट्विटर पर आइए, सोशल मीडिया पर मायावती को एक्टिव कराया। 2019 के बाद पार्टी के अंदर आकाश आनंद लगातार सक्रिय थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था मायावती ने, उसके पहले भी कुछ ऐसी, उसके बाद आकाश आनंद ने मायावती से ये कहा था, जिन बसपा नेताओं से मैंने बात की, बड़े नेताओं से, उनका एक कहना था कि आकाश आनंद चाहते थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो। आकाश आनंद का ये कहना था मायावती से कि बिना गठबंधन के लड़ने पर हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हमें गठबंधन में लड़ना चाहिए कि अभी हमारी स्थिति अकेले लड़कर सीटें जीतने की नहीं है। दूसरा, आकाश आनंद ये चाहते थे कि वो खुद लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने मायावती से कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मायावती ने कहा था कि अभी आप सब्र करो, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति दी नहीं। तीसरी खबर ये आ रही है कि सतीश चंद्र मिश्रा और उनके बेटे, जो बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी भूमिका रखते हैं, उनका बेटे भी काफ़ी काम देखते थे। आकाश आनंद जब से नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए थे, 10 दिसंबर पिछले साल जब बने थे, उसके बाद वो पार्टी के अंदर ऐसे फैसले दे रहे थे जो सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी में कमजोर कर रहे थे और उनके बेटे को पूरी तरीके से बसपा की राजनीति से बाहर करने वाले निर्णय हो रहे थे। सतीश चंद्र मिश्रा ने ये अभी 15 दिन पहले मायावती से बहुत स्पष्ट कर दिया, जाकर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई आकाश आनंद जो निर्णय ले रहे हैं पार्टी के अंदर, उससे मैं बहुत असहज हो रहा हूँ। तो आप आकाश आनंद, चूंकि पार्टी के उत्तराधिकारी आपने घोषित कर दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, तो आप उनके आधार से पार्टी चलाइए। मैं और मेरा बेटा पार्टी की गतिविधि से बाहर हो जाएंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन पार्टी से मैं बाहर होना चाहता हूँ। उसी दिन मायावती ने तय कर लिया था कि अब, मतलब जब सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद में से किसी एक को चुनना था, तो मायावती ने तय किया कि मुझे आकाश आनंद को रोकना पड़ेगा फिलहाल। वो सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से बाहर जाने देना नहीं चाहती थी। और आकाश आनंद ने कुछ बयान इस तरीके के आए जो मायावती को रैली में पसंद नहीं आया। जैसे उन्होंने अभी अलीगढ़ में 13 अप्रैल को भाषण दिया तो उन्होंने जिक्र कर दिया कि आजकल नीला पट्टा पहनकर बहुरूपी आते हैं
और नीले पट्टे वाले भी बहुरूपिये बन गए। हालांकि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बयान दिया था, लेकिन मायावती ने उसके बाद फ़ोन पे उन्हें डांटा कि आपने ये कैसे कह दिया कि नीला पट्टा जो पहनते हैं वो बहुरूपिये होते हैं। इस बात का उन्होंने नाराज़गी। इसके अलावा अखिलेश आनंद ने जिक्र कर दिया कि उन्होंने ये कह दिया कि मुसलमान वोटों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास पूरा शिफ्ट हो गया था। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ये गलती ना करे कि पूरा समाजवादी पार्टी के पास चला जाए। बसपा के साथ जो मुस्लिम समुदाय था वो हमारे साथ जुड़ा रहे। मायावती को ये भी ना गुजरा कि आप इस तरीके से भाषण दे रहे हो। मुझे लग रहा मायावती को लग रहा था कि जो आकाश आनंद जो भाषण दे रहे हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, उसमें मायावती की सहमति नजर आ रही थी, या कहा जा रहा था कि मायावती की इसमें सहमति है, जबकि कई विषयों पर मायावती सहमत नहीं थी। तो मायावती को लगा कि यह संदेश बहुजन समाज में जाए या देश की राजनीति में जाए कि आकाश आनंद जो फैसले ले रहे हैं, आकाश आनंद जो भाषण दे रहे हैं, वह मायावती के पूर्वानुमति के बाद हो रहे हैं। तो उससे बचने के लिए मायावती ने साफ कर दिया कि अभी वो अपरिपक्व है और जब समय आएगा तब देखा जाएगा, अभी उनको सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हैं। मायावती ने बहुत संदेश साफ दे दिया है कि फिलहाल बहुजन समाज पार्टी वह देखेंगे और नेशनल कॉर्डर बनाने के बाद और भविष्य का उत्तराधिकारी बनाने के बाद भी जो आकाश आनंद निर्णय ले रहे थे वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिलहाल उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है और मुझे लग रहा है अब फिलहाल मायावती ही इस पार्टी को देखेंगे। और फिर निर्णय भी ऐसे रहेगा। अब देखिए, मायावती ने अभी बस्ती के उम्मीदवार को बदल दिया, मैनपुरी के उम्मीदवार को उन्होंने बदल दिया। फिर आप ये कह सकते हैं कि अभी उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण सीट है जहाँ धनंजय की पत्नी उम्मीदवार जौनपुर, वहाँ पे उम्मीदवार को बदल दिया। तो कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए बदला गया है। तो अभी मायावती पार्टी देख रही है। फिलहाल आकाश आनंद को दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। आकाश आनंद ने ट्वीट करके कहा है कि मायावती और बहन जी हमारे सर्वमान्य नेता है, उनका आदेश सर आंखों पर, फिलहाल वो शांत बैठे हैं। मुझे लग रहा है 2024 के चुनाव के बाद फिर परिवार बैठेंगे, फिर मायावती निर्णय लेगी किसी उत्तराधिकारी बनाना है और फिर तय होगा। फिलहाल तो मायावती ने उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। फिलहाल तो आकाश आनंद जिम्मेदारी से मुक्त हैं। अवधेश सर, समीर जी 2-3 बातें कर रहे थे, उसमें से एक जो मुझे लगता है कि उस पर आप एक चीज़ उसमें ज़रूर ऐड करें। आकाश आनंद को लेकर क्या मायावती ने पिछले साल दिसंबर में जल्दबाजी का फैसला किया था, या आकाश आनंद का बढ़ता कद जो है वो शायद मायावती को रास नहीं आया? क्योंकि मायावती के लिए उनका एक फिल्म का डायलॉग है ना कि मायावती किसी को समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन, तो वो मायावती के ऊपर फिट बैठता है। तो उनका स्टैंड किस तरीके से आकाश आनंद को लेकर? और दूसरी चीज़ जो बार बार कहा जा रहा है कि बढ़ता कद शायद आकाश आनंद के लिए नुकसानदेह हो गया। नहीं, ऐसा है कि मायावती जी ने 2012 में घोषणा की थी कि मैं घोषणा करती हूं कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य बसपा में कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं लेगा। वो उनकी घोषणा थी, उस पर प्रशंसा भी हुई, हम लोगों ने लिखा भी। उसके बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। बहुत वर्षों बाद कहा कि भाई हमारा परिवार मेरा ध्यान रखता है, मेरा भतीजे भाई आनंद और उसकी पत्नी सब मेरा ध्यान रखते हैं, ये सब पार्टी भी संभालेंगे। फिर उन्होंने जिम्मेवारी दी। लेकिन तत्काल क्या हुआ है कि आनंद ने जो है लोकसभा नगीना से 6 अप्रैल को उसने भाषण दिया था। उसके बाद आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, कौशाम्बी जैसे अनेक रैलियों को किया था। लेकिन जो उन्होंने सीतापुर में जो रैली दी, वहाँ ऐसे भाषण दिए कि उन पर मुकदमे हो गए, FIR दर्ज हो गया, और वो FIR जो है उसमें नफरत वाला मामला आ गया। तो उसके बाद जो है फिर मायावती जी पर दबाव आया कि भाई ये तो ऐसे भाषण दे रहे हैं। केवल वो नगीना का ही वो भाषण नहीं है, नगीना के भाषण में उन्होंने हमले किए थे और उनके लोग आनंद के जो लोग हैं, उनके साथ के नौजवान हैं, वो उस वीडियो को ले रहे हैं कि सरकार पर हमला किया और मायावती जी ने इसको वापस लिया, क्योंकि वहाँ बीजेपी सरकार पर भी हमले थे, प्रदेश सरकार पर भी हमले थे। हाँ, ये सब भाषा बोली थी। तो इसके लिए उन्होंने मुकदमा हो गया। तो एक प्रकार से उस लड़के का प्रतिरक्षा जो कहते हैं ना कि एक रक्षा उन्होंने किया है। वो उनका पूरा सोशल मीडिया हैंडल संभालना, उनको सुझाव देना, वो उनके इतना करीबी हो गया है कि मायावती जी उससे अलग अभी होंगी, ये मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तात्कालिक रूप से उनका ये कदम है और वो बिल्कुल उसका तात्कालिकता में ही देना चाहिए तत्काल इस चुनाव में। दूसरा है कि जब जहाँ तक वो बता रहे थे बसपा सपा, जब अखिलेश यादव ने इस पर एक्सपर्ट टिप्पणी कर दी कि ये मायावती अपनी पार्टी में जो फेरबदल किए हैं उससे पता चलता है कि पार्टी की अंदरूनी स्थिति क्या है, ये अंबेडकर जी के विचारों से कितना हट चुकी है। तो उस पर फिर मायावती जी ने कहा कि वो अपनी पार्टी की चिंता करे। मुझे पता है कि उन्होंने दलितों के साथ कैसे किया। दोनों में खूब वाक युद्ध चल रहा है। तो इस वाक युद्ध में, दोनों के बीच वाक युद्ध चल रहा है इस समय। वो हटाने के बाद अखिलेश जी ने हालांकि ये भी कहा कि इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम नहीं जाएंगे। ये बात सही है कि उसमें ये बसपा में
जिनका उन्होंने नाम लिया, मैं काहे को नाम लेने जाऊं, मतलब उनके एक बड़े वकील के नाते जो उनके केसों को सुलझाया, पार्टियों से मैनेज किया, लेकिन उनको लेकर के पूरी पार्टी में एक ऐसा धारणा बनी कि मायावती जी के तेवर को उन्होंने ठंडा करा दिया। मायावती जी पर मुकदमे थे, उन्होंने कोर्ट का ऐसा भय दिखाया कि मायावती जी अब अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। तो एक पूरी पार्टी में एक भाव है। अब बसपा के लोगों से बात करेंगे तो ये पता चल जाएगा इसमें सच और झूठ किया है, वो तो मायावती जी बता सकती हैं, वो बता सकते हैं, आनंद बता सकते हैं, लेकिन ये बात उसमें चलती रहती है। और आनंद जब आए थे तो उनके साथ लोग थे कि भाई इससे मायावती जी को इनके ग्रिप से निकालो। उनको लोग बात करते थे निकालो, और मायावती जी मंचों पर आए, उस ढंग से तेवर करें, दलितों की आवाज उठाएं, क्योंकि ये सूचना आई थी कि मायावती जी की जाति के जो लोग हैं गाजियाबाद में, उसमें एक मेजोरिटी ने कांग्रेस को वोट दे दिया। उनके पास पहुंचा कि जाटो लोगों ने, वहां मेरठ में पता चला कि वो दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो वो सब उनके लिए एक चौंकने की बात थी। उसमें इस एक्शन को मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्शन नहीं मानता हूं। ये इतना ही है कि आने वाले समय में उन्होंने ये नहीं कहा है कि आनंद को हम फिर मुक्त कर रहे हैं, परिपक्व होने तक। तो बाकी उनका भाई जो है सब कुछ संभाल ही रहा है, तो परिपक्व होने तक होगा। इस चुनाव में भले उसकी भूमिका नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि जब विधानसभा चुनाव आ रहा हो, 2027 के विधानसभा चुनाव में आनंद की भूमिका हो सकती है, वो होगी। इसका इतना ही महत्व है। और इसका मायने ये हुआ कि भले कांशीराम जी के समय एक अंबेडकर के विचार को लेकर के, दलितों को लेकर के और अग्रे को विद एक वातावरण बना के उन्होंने जो कोशिश की, मेहनत किया, वो एक विचारधारा के स्तर पर उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन बसपा इसके बाद उसको क्या करना है, मायावती उस आइडियोलॉजी को कहां तक बढ़ाना है, उस आइडियोलॉजी में क्या सुधार करना है, यह मायावती कर ही नहीं सकी। तो जब शीर्ष नेता ने पार्टी को ऐसा आइडियोलॉजी नहीं दिया जिस आइडियोलॉजी के आधार पर उसका अपने लोग लंबे समय तक पार्टी का रहना, लंबे समय तक पार्टी के लिए संघर्ष करना, यह पार्टी का बड़ा लक्ष्य है, तो पार्टी में ऐसा ही होता है, कमजोर होगी। अब अगर आपने आइडियोलॉजी केवल सत्ता में जाना बना लिया था कि सत्ता में जाने के लिए हम पूरा नारा बता देंगे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये नारा दे देंगे, पहले मारो उनको जूते चार की जगह, और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, ये चुनाव जीतने के लिए थी। तो मायावती जी ने चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन कांशीराम जी के बाद उस पार्टी को आइडियोलॉजिकल आधार दिया ही नहीं है कुछ, कि उस पार्टी की विचारधारा क्या है, वो दलितों के बारे में अब क्या सोचती है, सत्ता में आने के बाद जो अनुभव आए हैं उससे पार्टी को वैचारिक रूप से क्या परिवर्तन करना चाहिए व्यवहार में, ये उन्होंने किया नहीं है। तो इस नाते तो उस पार्टी का भविष्य ही नहीं है। अगर आप दलितों को लेकर के भी आपके अंदर अगर बहुत भाव नहीं दिया है तो है, वो तो लड़ाई चलती है। इनकी पार्टी के लोग छोड़ के समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, विधायक जीत के इधर आते हैं, वो भाजपा में, समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। दोनों चुनाव में आप देख लीजिए 17 और 22 में क्या हुआ है। तो एक विचारधारा विहीन, एक लंबा लक्ष्य विहीन की पार्टी में यही होगा कि परिवार का आदमी आएगा और जाएगा, रखेगा, वो निर्णय करेंगे। इससे ज्यादा इसका कोई मायने नहीं है। महत्व इतना ही है कि जिन लोगों ने बसपा को एक दलित आंदोलन के रूप में देखा है, वो अब इसके बारे में क्या सोचते हैं कि भाई केवल आपने किस कारण से हटाया, किस आइडियोलॉजी के विरुद्ध आकाश आनंद ने भाषण दिया था। क्या हमारी आइडियोलॉजी यह है कि हम प्रदेश और केंद्र सरकार के विरुद्ध आक्रामक न हो? तो ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं हो सकती है। क्या कुछ लोग अगर दलितों के नाम पर समाज में उसकी दृष्टि में राजनीतिक रूप से गलत कर रहे हैं तो वो बात न किया जाए, ये वो समझ में आती है। क्योंकि चुनाव आयोग के का जो आचार संहिता का मामला है वो थोड़ा सीरियस है, चूंकि उसमें नफरत बढ़ाने वाला भाव आ गया था, न तो बहुत नेताओं पर होता रहता है। तो इसीलिए मेरा अपना मानना इतना ही है कि इसका राष्ट्रीय और वर्तमान राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्व मुझे नहीं दिखाई देता है। पूर्णिमा, जिस तरीके से अवधेश जी भी लगातार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा स्टैंड कोई नहीं नज़र आता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके का स्टैंड लेना निश्चित तौर पर एक जो कहते हैं कि पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं के भीतर, पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर एक हलचल जैसी तो होती है। आकाश आनंद लगातार उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे जो कि एक विपक्षी के तौर पर उन्हें होना चाहिए था। अब उनकी बदजुबानी उन्हें खा गई या वाकई में मायावती को कुछ डर सता रहा था? मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि इतने वरिष्ठ पत्रकार होके अवधेश जी को इसमें कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट या उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये तो बहुत चिंता का विषय मुझे लग रहा है, क्योंकि आकाश आनंद को हटाने की टाइमिंग आप नोट करिए। बीचों बीच इलेक्शन में जिसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है उसको हटाया। और क्यों हटाया? वजह जो सामान्य रूप से दिखाई दी वो ये कि वो बीजेपी के खिलाफ बहुत आक्रामक होकर भाषण दे रहे थे। हर मंच से वो बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मोदी जी के ऊपर पर्सनल कमेंट्स कर रहे थे।
तो ये आखिर मायावती जी की आगे की पॉलिटिक्स के लिए क्या बताता है? मायावती जी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही हैं, इंडिया ब्लॉक का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अपनी आगे की राजनीति कुछ तो सोच के चल रही होंगी। क्या उनको अकेले सिर्फ लड़ना है और कोई सीट नहीं जीतनी है, कोई सत्ता का हिस्सेदार नहीं बनना है? ये तो उनकी रणनीति नहीं हो सकती। तो वो रणनीति के तहत उन्होंने आकाश आनंद को आज हटाया है कि अगर गलती से इस बार कुछ सीटें वो जीत जाती हैं, पिछली बार वो 10 सीटें जीती थी क्योंकि सपा के साथ उनका गठबंधन था और सपा का वोट इनको ट्रांसफर हुआ था। ये अलग बात है कि इनका वोट सपा को बिल्कुल नहीं ट्रांसफर हुआ। तो गलती से इस बार अकेले लड़ते हुए अगर कुछ सीटें वो जीत जाती हैं तो वो जो संकेत उन्होंने अब दे दिए हैं कि वो बीजेपी ब्लॉक का हिस्सा बनेंगी, अगर जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगी। ये इन्होंने पहले भी किया है, कोई पहली बार ये नहीं होगा। वो 6-6 महीने वाले अरेंजमेंट में भी मायावती और बीजेपी बड़े कोजी होकर एक दूसरे के साथ रह चुके हैं। तो वो इनकी आगे की राजनीति का संकेत है कि अभी आकाश आनंद को चुप करा दो ताकि वो बीजेपी के खिलाफ बयान ना दें। और जो कैंडिडेट भी उन्होंने उतारे हैं, ज्यादातर कैंडिडेट उनके जो हमें जो दिखाई दे रहा है वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को डैमेज ज्यादा करेंगे, कहीं कहीं बीजेपी के कैंडिडेट्स को भी डैमेज वो करते हैं। तो वो अपनी भविष्य की राजनीति का संकेत दे रही हैं कि चुनाव के बाद अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो वो बीजेपी वाले ब्लॉक में रहना ज्यादा पसंद करेंगी। और जो आकाश आनंद को अभी प्री मैच्योर है, ये मैच्योरिटी नहीं है, उसमें ये कह के वो हटाया है, तो वो उससे ये नहीं है कि बिल्कुल अपना संबंध तोड़ रही हैं या सतीश मिश्रा उनकी वजह से कमजोर हो रहे थे इसलिए वो हटा रही है। सिंपल रणनीति है उनकी और वो संकेत है उनकी भविष्य की राजनीति का। भविष्य सुरक्षित रखने का एक मैसेज पूर्णिमा मैम कह रही हैं। सर, मायावती को लेकर जिस तरीके की बातें हमेशा से सियासी गलियारों में भी होती रही हैं, मैं चाहूँगी आप उस पर थोड़ा सा विस्तार से टिप्पणी करें कि ये जो बीजेपी की बी टीम, ये मायावती भीतर खाने बीजेपी के साथ हैं, ये जो सारी कहानी गढ़ी जाती है, कही जाती है, पूर्णिमा मैम भी उसी और थोड़ा सा इशारा कर रही थी, क्या सचमुच कहानी वैसी? देखिए, पूर्णिमा जी अगर कोई बात कह रही हैं तो उसके पीछे निश्चित रूप से उनकी जानकारी और आधार भी होगा। मैं तो अवधेश जी की जो बुजुर्ग सुलभ गंभीरता है तो उस पर थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि वो इस घटना को कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मानते, लेकिन मुझे लगता है बड़ी घटना है। बड़ी घटना इसलिए, ठीक है, वो आप ये मान सकते हैं कि भाई भारत इतना बड़ा देश है, भारतीय राजनीति इतनी व्यापक है कि उसमें हो सकता है कि आपको छोटी घटना लगे, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश तक ही है, लेकिन फिर भी जो भारतीय राजनीति के तमाम आयाम हैं उसमें दलित राजनीति भी एक बड़ा आयाम है और उस दलित राजनीति के आयाम में ये एक बड़ी घटना है। मायावती जी ने जब देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है वो आंदोलन के रूप में उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन काशीराम जी नेपथ्य में चले गए। काशीराम जी तक वो एक आंदोलन थी और राजनीतिक पार्टी भी थी। इसीलिए चूँकि मेरा काशीराम जी से व्यक्तिगत रूप से बहुत मिलना जुलना रहा है और उस दौर में जब अखबारों के दफ्तरों में बहुजन समाज पार्टी की प्रेस रिलीजें लोग कूड़ेदान में फेंक देते थे अपने तमाम पूर्वाग्रहों के तहत, तब मैं काशीराम जी की खबरें बीएसपी की लिखता था और उनके इंटरव्यूज़ भी करता था। तो वो आंदोलन जो है उस समय तक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन था और बाद में धीरे धीरे वो मायावती जी जैसे काशीराम जी नेपथ्य में जाते गए और मायावती जी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। तो पहला काम उन्होंने क्या किया, जो आमतौर पर ज़्यादातर जब पावर ट्रांसफ़र होती है तो जो नए नेता आते हैं वो करते हैं कि वो काशीराम जी से जुड़े हुए जितने बड़े नेता थे उस आंदोलन के, सबको उन्होंने आउट कर दिया। सब, कईयों को हम लोग जानते हैं, चाहे राज बहादुर हों, दीनानाथ भास्कर हों, जयराम जय हों, वो आपके जो एमपी थे मध्य प्रदेश से, क्या नाम था उनका, पटेल जो थे, या हरभजन सिंह लाखा हों, ऐसे बहुत सारे जो है जो काशीराम के साथ मूवमेंट के लोग थे उनको सबको उन्होंने आउट कर दिया और अपनी उन्होंने नई टीम बनाई। और उस नई टीम में या तो बीएसपी के बिल्कुल तीसरे चौथे पायदान के नेताओं को ऊपर लेके आई या बाहर के जो नेता है सतीश मिश्रा जी जैसे लोग जिनका कोई आंदोलन से मतलब नहीं था। और काशीराम जी जैसे उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, धीरे धीरे वो सारे मामलों से आउट हो गए और बाद में उनका निधन हो गया। मायावती जी वो स्थिति बीएसपी में नहीं चाहती हैं अपने लिए कि आकाश आनंद इतने प्रभावशाली हो जाएं, भले उनके भतीजे हों। दरअसल सत्ता की मीनार इतनी सकरी होती है कि उसमें एक ही व्यक्ति खड़ा रह सकता है, ये सत्ता का यथार्थ है। वो भले उनके भतीजे हैं, भाई के बेटे हैं, उनको बहुत प्रेम करती हैं, उन्होंने बाहर पढ़ाया, उनको सब विदेश में सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि जब तक वो सक्रिय हैं और अभी उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत वो 80-70 साल की नहीं हुई है और स्वास्थ्य भी ठीक है उनका, तो वो
अभी सत्ता के सारे सूत्र अपने हाथ में रखना चाहती हैं। आकाश आनंद जब उत्तराधिकारी घोषित किए गए, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए, तो थोड़ा ज़्यादा तेज चलने लगे और उस ज़्यादा तेज़ी में उन्होंने सारी पार्टी और संगठन के सूत्र अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए थे और उसी तेज़ी के तहत उन्होंने वो भाषण देने शुरू किए। वो एक बड़ी लकीर खींचना चाहते थे चंद्रशेखर के पैरेलल और मायावती जी के भी पैरेलल, क्योंकि मायावती जी के भाषणों में वो धार खत्म हो गई थी, वो तिलक तराजू वाली जो धार थी वो खत्म हो गई थी और मायावती जी बहुजन की सर्वजन की बात करने लगी थी। तो वो एक ऐसी लकीर खींचना चाहते थे कि वो एक प्रखर युवा दलित नेता के रूप में उभर के आए, तो एक तरफ चंद्रशेखर को भी साइडलाइन करें और दूसरी तरफ बीएसपी में भी उनकी स्वीकार्यता मायावती की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाए। और ये बात मायावती जी को सहज रूप से अच्छी नहीं लगी होगी, जो होता है हमेशा। और वो मुलायम सिंह जी का हश्र देखी चुकी थी, जिस तरह से मुलायम सिंह जी किनारे किए गए समाजवादी पार्टी में। तो कुल मिला करके उन्होंने समय रहते हुए, और दूसरा जो ये पूर्णिमा जी कह रहे हैं ये भी एक कारण है, क्योंकि आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस हद तक बोलना शुरू कर दिया था कि उससे वापस लौटना बीएसपी के लिए बड़ा मुश्किल होता चुनाव के बाद, अगर कोई पोजीशन लेनी होती। वैसे अभी तक का जो इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने बस भाजपा को समर्थन दिया नहीं है, कभी हमेशा समर्थन लिया है। अभी तक का इतिहास तो यही है कि वो उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री खुद बनी, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया उन्होंने, वो खुद बनी है। केंद्र में भी उन्होंने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिरी थी 1 वोट से, तो उसमें मायावती जी के भी जो 4 सांसद 5 जीत के आए थे बीएसपी के, अकबर अहमद डम्पी, आरिफ मोहम्मद खान और 3, उनका भी योगदान था। जबकि अटल जी को, प्रमोद महाजन जी को भरोसा था कि बीएसपी उनके साथ जा रही है, उनकी बात भी हो गई थी सब, लेकिन वो वोट उन्होंने बीजेपी के खिलाफ किया। तो अब चुनाव के बाद मायावती जी क्या, पहली बात तो कितने एमपी जीत के आते हैं इस पर निर्भर करेगा, और जो जीत के आएंगे, 1-2 जीत के आए तो वो उनके नियंत्रण में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि 1-2 जीत के आएंगे उनको पाला बदलने कितनी देर लगेगी। अगर ज़्यादा जीत के आए, बल्क में मान लीजिए, जिसकी संभावना अभी दिख तो नहीं रही है, तो फिर जो है फिर वो अपना फैसला वहीं लेंगी जहां उनको सुविधा होगी। वो जरूरी नहीं बीजेपी के साथ जाएं, वो तो जहां अगर बीजेपी की सरकार, बीजेपी को ज़रूरत होगी तो बीजेपी के साथ कोई राजनीतिक सौदेबाजी कर सकती हैं, और अगर इंडिया गठबंधन का कुछ मामला बनता दिखाई पड़ा तो यहाँ भी एक सत्ता में हिस्सेदारी ले सकती हैं। वो उस हिसाब से अपने पत्ते खोलेंगी। तो वो सूत्र अपने हाथ में रखना चाहती हैं पूरी तरह से। सतीश मिश्रा वाला एंगल जो अभी इन्होंने, समीर जी ने कहा था, वो एक एंगल हो सकता है। सतीश मिश्रा जी पिछले करीब कई महीनों से बिल्कुल निष्क्रिय भूमिका में थे, और उन्होंने, मेरी जानकारी ये है कि बीएसपी तो छोड़िए, उन्होंने राजनीति पर ही बात करना बंद कर दिया था। वो सिर्फ अपने को कोर्ट तक सीमित किए हुए थे। और हमारे 1-2 मित्र जो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, वो सीनियर वकील हैं, उन्होंने 2-3 बार उनसे राजनीतिक बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा भाई इस पर पॉलिटिक्स छोड़ के कोई बात करो। तो वो इतना अपने को उन्होंने डिटैच कर लिया था पॉलिटिक्स से। अब वो आकाश आनंद को हटवाने में उनकी क्या भूमिका है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो काफ़ी दिन से वो बिल्कुल अपने को अलग किए हुए हैं। मुझे लगता है, कंक्लूड करूंगा कि आकाश आनंद को अभी मायावती ने पूरी तरह खारिज नहीं किया है, उन्हें अपना उत्तराधिकारी तो बनाना है, और जाहिर आकाश आनंद को ही बनाएंगी। अभी वो चाहती हैं कि ये थोड़ा जो कहते हैं ना कि वट वृक्ष की छाया में ही ये पौधा रहे, अभी से एकदम से वट वृक्ष को तोड़ के ऊपर न उठे, और बाद में समय आने पर फिर वो धीरे धीरे उनको सत्ता का हस्तांतरण करेंगी अपनी पार्टी का, जिस तरह की सत्ता उनके पास बचेगी। लेकिन वो अभी सत्ता के सारे सूत्र, बीएसपी की जो सत्ता है, अपने पास ही रखना चाहती है। मायावती जी के बारे में एक यूपी में बहुत बढ़िया स्लोगन चलता है, यूपी की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। तो मायावती खुद भी अपने आप को यूपी की मजबूरी के रूप में देखती हैं, और ये जो भी कदम वो उठाती हैं वो अपनी यूपी की राजनीति के संदर्भ में उठाती हैं। नेशनल लेवल का उनका कोई एम्बिशन हमें दिखाई नहीं देता है। यूपी की राजनीति में हमें देखना होगा 91 के बाद से जो कल्याण सिंह की सरकार बनी, और फिर जब बाबरी डेमोलिशन के बाद गिरी सरकार, उसके बाद से 2007 तक किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और उसी दौरान सतीश मिश्रा बीच में समाजवादी पार्टी ने बड़ी सारी पार्टियों को लेकर, जिसमें कल्याण सिंह भी आ गए थे, अजीत सिंह भी आ गए थे, जोड़ तोड़ के सरकार बना ली थी। उसके पहले मायावती, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह वाला अरेंजमेंट भी चल रहा था, वो सब हमने देखा। लेकिन 2007 तक किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और उसी दौरान सतीश मिश्रा मायावती की राजनीति से जुड़े थे, और उसी दौरान उन्होंने बहुत पूरे स्टेट में घूम घूम के ब्राह्मण सभाएं करी थी और ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश की थी।
उसी राजनीति का परिणाम ये हुआ था कि बहुजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स मायावती सर्वजन हिताय और सर्वजन पॉलिटिक्स की बात करने लगी थी, जिसका फायदा उन्हें 2007 में मिला और वो अपने बल पे 212 सीटें, मेरे ख्याल से जहां तक मैं 207 या 212 सीटें, मतलब पूर्ण मेजॉरिटी वो लेके आई और सरकार उन्होंने बनाई। तो उनकी राजनीति सिर्फ दलित आइडियोलॉजी के सहारे, सत्ता की जो राजनीति मायावती जी करती है, नहीं चल सकती है। इसलिए उनको वो चीज़ भी ध्यान में रखना होता है। और मेरे ख्याल से जो समीर जी ने बात कही उसमें हो सकता है सच्चाई हो, तो वो सतीश मिश्रा को भी बिल्कुल एक तरफ से किनारे नहीं करना अफोर्ड कर सकती है। बैलेंस ऐसा है कि मायावती जी का और काशीराम जी की बहुत, जो विनोद जी कह रहे थे, बाजाप्ता वो खुले भाषण दी संसद में उन्होंने, जब अटल जी पर वो था कि मेरे लिए बीजेपी सांपनाथ और कांग्रेस नागनाथ है, मेरे लिए ये दोनों वैसे ही है। और वो साफ बोलती थी कि बसपा की एक ही नीति है कि हम पार्टियों का उपयोग करके अपने को आगे बढ़ाएंगे। वो छिपा के कभी बोली ही नहीं है, बजाप्ता मंचों से वो बोलती रही है। तो ये इस प्रकार की जो अनैतिक राजनीति थी, जो सिद्धांत विहीनता थी कि दलितों के भी राजनीति में एक नैतिकता होनी चाहिए थी, उससे उनका पार्टी का नाश हो गया। बीजेपी को तो उन्होंने 2007 में एक प्रकार से खत्म कर दिया, ब्राह्मण वोट सब उनके साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी नीचे गिर गई, सीधे के सीधे 47 सीटें उसके पास रह गई थी, लेकिन वो पार्टी खत्म हो गई। आज वो पार्टी इस हैसियत में नहीं है कि कोई भी, इतने ही तक केवल है कि उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में अगर वो ऐसे कैंडिडेट खड़ा कर देती जो वोट काट देता है, तो जिस पार्टी को चाहती है कि थोड़ी मदद हो जाए वो हो सकती है, इतनी हैसियत है। 12% वोट उनको पिछले विधानसभा में मिला है। तो अब वो पार्टी उस हैसियत में नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को कोई दिशा दे सके। मायावती जी ने स्वयं अपने ही कर्मों से, जिसको मैंने कहा कि आप एक आंदोलन को आइडियोलॉजिकली अगर सत्ता में रहना तो एक विचारधारा नहीं देंगे, उस जो थॉट चाहिए दलित पॉलिटिक्स की नहीं देंगे तो वो चलेगा नहीं। तो उसमें आनंद का भी पॉलिटिकल प्रशिक्षण नहीं हुआ है कि उसकी आइडियोलॉजी है क्या। वो सारी समस्या एक जटिलता से, एक अंतर विरोधों से ग्रस्त और एक कार्यकर्ताओं के अंदर गिरती हुई पार्टी के निराशा और हताशा के काल से गुजरती हुई वो पार्टी है। वो कुछ भी कर सकती है, कभी बस्ती से जो है कैंडिडेट बदल देगी, कभी अब पहले वाले को हटा के फिर दूसरा कैंडिडेट करती है। उसी ढंग से आनंद को हटा दिया। एक लाइन करके मैं बस, दरअसल मायावती, काशीराम जी की जो दृष्टि थी वो बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनाना चाहते थे, मतलब कांग्रेस और बीजेपी का, और इसका उन्होंने प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश की सरकार, जिस दिन उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आ रहे थे 1993 की मैं बात कर रहा हूँ, जब सपा बसपा की पहली सरकार बनी थी, मैं काशीराम जी का इंटरव्यू करने गया गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के उनके ऑफिस में। 4-5 लोग वहाँ बैठे थे, सिर्फ सन्नाटा था पूरे ऑफिस में। उधर रिजल्ट आ रहे थे, तब ईवीएम नहीं था और बैलेट पेपर काउंट होते थे, तो समय लगता था। तो उसमें जो है, और ये तय हो गया था कि अब सपा बसपा की सरकार बन सकती है। और काशीराम जी अपने कमरे में अपने 4-5 लोगों के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 6 महीने बाद होने वाले थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। ये दृष्टि थी काशीराम जी की। और फिर मैंने, वो अलग बात है, उन्होंने उसमें क्या कहा कि टिप्पणी की इंटरव्यू किया, वो फिर तो वो उसका विस्तार उन्होंने मध्य प्रदेश में करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में अरविंद नेताम को लेकर के आए, वो कहते थे कि हर राज्य में मुझे एक मुलायम सिंह चाहिए जिससे मैं बहुजन समाज की सरकार बनवा सकूं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हर जगह मायावती जी की दृष्टि नहीं थी। मायावती जी ने अपने को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित किया और बाहर भी वो खाली रैली करने जाती थी जब बुलाया जाता था, प्रचार प्रचार करती रही। वो जो काशीराम जी ने ज़मीन बनाई थी उसी पर वो थोड़ा बहुत रही। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के विस्तार के लिए कोई ठोस काम बिल्कुल नहीं किया और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर फोकस किया। और बाद में जो आइडियोलॉजिकल उनका जो धरातल था बहुजन समाज का, वो भी नरम हो गया और वो सर्वजन और ब्राह्मण संघ ये करके वो बिल्कुल जो है एक तरह से सामान्य पार्टी बना दिया उन्होंने। मैं अब कंक्लूड करूंगी और जो अंतिम टिप्पणी है वो आपसे चाहूँगी। मायावती को लेकर बहुत सारी बातें आपने अभी सुनी भी, बहुत सारे बिंदु रखे भी गए। मायावती को अगर देखा जाए तो कई जगह, कई सारी सीट्स पर उनको देख के लगता है कि वो बीजेपी फ्रेंडली नज़र आ रही हैं, कई जगह लगता है कि वो इंडिया गठबंधन की फ्रेंडली नज़र आती हैं। उनको भी समझ पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है। जिस तरीके से अवधेश जी भी कह रहे थे कि उनका जो बहुत फ़ायदे वाला मामला है किसी पार्टी को दे देना, वो ऐसा लगता नहीं है। तो वो जो सपा के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि सभी जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं और मायावती सुरक्षित बाहर हैं, वही एंगल तो नहीं? देखिए प्रतीक्षा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, उसके उदय को बहुत करीब से देखने वाले पत्रकार हमारे साथ हैं वरिष्ठ, और यही अमर उजाला के इस खबरों के खिलाड़ी के मंच का महत्व भी है।
उनकी टिप्पणियाँ वहाँ से आती है जहाँ से उन्होंने उस आंदोलन को और उदय को कवर किया है। एक पत्रकार के रूप में जब उस आंदोलन को हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज को जो एक मुखर मंच मिला, एक संभावना की किरण दिखाई दी और उसके साथ ज़बरदस्त जुड़ाव दिखाई दिया, जो नतीजा है 2007 में 207 वाला, उसको खो देने का कारण है कि राजनीतिक दल विचारधारा से चलते हैं, जो अवधेश जी ने बहुत अच्छे से कहा, और नेतृत्व से चलते हैं। और नेतृत्व के पास अगर विजन नहीं है तो फिर राजनीतिक दल अपने आप में कोई अलग से कोई ऐसी इकाई नहीं है कि वो कुछ कर लेगी। आपने बिल्कुल ठीक शब्द कहा, उनको समझना आसान। इसके लिए मैं शब्द प्रयोग करूंगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन वो ये रहस्यमयी। पिछले 8 से 10 सालों से उनकी जो चुप्पी है वो रहस्यमयी है, और उस रहस्य के पीछे जो कारण आप इंगित कर रही हैं वो सच है कि नहीं, ये तो कोई भी तथ्य के रूप में नहीं बता पाएगा क्योंकि इसकी कोई फैक्ट फाइल नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ऐसी नब्ज दब गई है जिसकी वजह से हर छोटी बात पे पत्रकार वार्ता करने वाली और उस पत्रकार वार्ता में लिखे हुए नोट को पढ़ने वाली मायावती जी, जो छोटे छोटे मुद्दों पर भी इस तरह की प्रतिक्रिया देती थी कि आप आश्चर्य में पड़ जाएं, वो अचानक से उन पत्रकार वार्ताओं से गायब हो गई। उनके सहयोगी सतीश मिश्रा जी जो इतने ज़्यादा सक्रिय रहे और पर्याय रहे वो उनकी राजनीति का छाया रहे, वो अगर ये कहते हैं कि मुझसे राजनीतिक मुद्दों पर बात मत कीजिए, तो इसके पीछे कोई कारण तो ज़रूर है, और उन कारणों को ढूंढना बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उनको एक तथ्य के रूप में स्थापित करना ज़रूर मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, प्रमाण नहीं, कोई आधार नहीं मिलेगा, कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन जो मायावती आज भी केवल एक विधायक के जीतने के बाद भी 12% के वोट बैंक पर अपना अधिकार रखती हैं, वो उस वोट बैंक को 12% से बढ़ाने को लेकर या पुराने, देखिए वो क्या होगा, आकाश आनंद को क्यों हटा दिया, बहुत सारी बातें, सब आ गया। सीतापुर वाला मामला तो वहाँ के जिलाध्यक्ष से लेकर 3 बड़े नेताओं पर भी मामला दर्ज हो गया, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कह दी थी, भाजपा के नेताओं को आतंकवादी कह दिया, जूता मारने वाली बात कह दी, सब और वो अपरिपक्वता है उनकी राजनीतिक, और वो चंद्रशेखर को जो फायदा पहुंचाने वाली बात भी हुई वो सब अपरिपक्वता है, उसको दरकिनार किया जा सकता है। जब राजनीतिक अनुभव नहीं है, आप विदेश से पढ़ के आए हैं, तो इस तरह की बात हो सकती है, और वो प्रशिक्षण राजनीति के स्कूल में जब तक नहीं होगा तब तक आपका विचार, आपकी बातें उस मंच से वैसी परिपक्वता के साथ नहीं आएंगी। लेकिन आप ये सोचिए ना कि कहीं छटपटाहट भी तो हो, अगर उनके अंदर ये कसक दिखाई देती कि भाई मेरे विरोधी हावी हो गए, मेरा वोट बैंक छीन के ले गए और मुझे इसको फिर से हासिल करना है, क्या वो तो न कहीं पत्रकार वार्ता में है, न कहीं बातें हैं, न कहीं बयान आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने किसी न किसी कारण से स्वयं को उस मुख्य धारा से अलग कर लिया है। लेकिन आप राजनीति में हैं और बने रहना चाहती हैं, इसलिए आप उम्मीदवार भी लड़ा रही हैं, उम्मीदवार बदल भी रही हैं, उस अस्तित्व को खत्म नहीं होने देना चाहते। लेकिन वापसी का संघर्ष, वापस से चरम पर जाने का प्रयास, ये कहीं भी बसपा की तरफ से, और बसपा मतलब मायावती हो चुका है, वहाँ पर एक ही व्यक्ति, जब एक ही व्यक्ति जब पार्टी चलाता है तो उसी के विचार पर, उसी के निर्णय पर और उसके क्रियाकलाप पर पार्टी का उत्थान या पतन निर्भर करता है। ये जो अभी बसपा का हश्र हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि उसके लिए स्वयं मायावती जिम्मेदार। जो बात आई है सामने की, कांशीराम उसको व्यापक स्तर पर ले जाना चाहते थे, उनका विचार, उनकी चेतना, इस पूरा जो उनको उत्तर प्रदेश में सफलता मिली थी उसको यहीं तक सीमित रखने की नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अन्य राज्यों में पैठ बनाई और वहाँ पहुँचाया। लेकिन मायावती जब सत्ता में आई, पावर में आई, तो उनकी जीवन शैली, उनके विचार, तभी तो व्यक्ति जब सामाजिक जीवन में इस तरह से बड़ा पद पाता है तो सचमुच उसमें कितनी गहराई समझ में आता है ना। ये इस तरह हाथियों वाले पार्क सारी विवेचना का विषय है और बहुत चर्चा इस पर हो चुकी है। आप सत्ता में आने के पहले जो बात करते हो और सचमुच उससे प्रभावित होकर जनता जब आपको सत्ता सौंप देती है, तब उस सत्ता का उपयोग आप किस दिशा में करते हो? क्या उनकी जीवन शैली रही, क्या उनका निजी जीवन चर्चा में रहा, किस तरह के कार्यों पर उन्होंने खर्च करवाया? आपने तो स्वयं फिर उस पतन की राह को अपना लिया ना। तो आज आपने जो कहा, उनकी चुप्पी रहस्यमयी है, उस रहस्य का कारण ढूंढने के लिए हमको कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका प्रमाण भी नहीं है। उसका प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ, रहस्य की देवी, बड़ा अच्छा नाम जो है अवधेश जी ने कहा। और जैसे बिल्कुल, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने कहा था कि उनको समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और कार्यक्रम के अंत तक हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो भी इसी बात पर आकर रुके हैं कि उन्हें समझ पाना शायद मुश्किल है। आकाश आनंद को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं अभी निरंतर चल रही हैं, उसको मायावती किस
आधार पर, किस एंगल से, किस सोच के साथ उन्होंने वो कदम उठाया है, ये तो अभी राजनीतिक भविष्य जो भी होगा उनका उससे पता चलेगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर मायावती के या बीएसपी के स्टैंड्स पर अभी भी कोई क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती। वो एक बैलेंस सियासत करती दिखाई पड़ रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक वो दुकानदार जो ये कहता है कि भैया हमारा दुकान चलती रहे, माल बिके या ना बिके, शायद ये एग्जाम्पल जो है थोड़ा ठीक होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का खबरों का खिलाड़ी देखने के लिए। सत्ता का संग्राम हमारा चुनावी रथ जो कि मैदान में है, और आप सबसे ये अनुरोध है कि उस कार्यक्रम से जुड़िए, अपनी बातें रखिए। हम कोशिश करेंगे कि जनप्रतिनिधियों तक आपकी समस्याएं पहुंचाएं। सब मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए किस तरह के विषय, किस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।